नमस्कार मेरे देश के वीर, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 के लिए असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी आ जाएंगे और आज हमारी क्लास नंबर 21 है। और देखिए गाइस, हम कितनी बेहतरीन क्लास आपकी कंप्लीट कर रहे हैं। हमने 21 क्लास पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जीके प्लस साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है आपके लिए और मैं दावा करता हूं आपको कि मैं आपको वर्दी दिलाकर रहूंगा। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर हौसला होना चाहिए, तो आपको वर्दी जरूर मिल जाएगी। क्योंकि हम पूरी तरीके से आपके लिए जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी को वर्दी दिला दें। तो अब आइए हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अपने हौसले बुलंद करो, मंजिल आपके करीब है, बस आगे बढ़ते जाओ, ये मंजिल ही आपका नसीब है। ये मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है गाइस कि अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी ऊर्जा है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अरे कम से कम अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए तो कामयाब जरूर बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। ये मोटिवेशन मैं सबसे पहले इसीलिए आपके लिए लेकर आता हूं ताकि आपके अंदर ऊर्जा रहे, आपके अंदर हौसला रहे, आप अपने इस गाइस हौसले को और भी ज़्यादा ऊर्जा देते रहें ताकि आप अच्छे से क्लास को देख सकें और हर एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में रख सकें, ताकि जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आता हूं वो आपके एग्जाम में अगर आए तो उसे गाइस तुरंत आप उसका ऑपरेशन कर सकें। देखो गाइस, ये मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है कि अगर आपके अपने हौसले बुलंद कर रहे हैं तो मंजिल आपके करीब है, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना होगा, तभी आपको मंजिल नसीब होगी। ये मैंने आपके लिए लिखा है। तो अब आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, गलती नहीं करेंगे। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक बार सभी प्यारे भाई बहन दिल से लाइक जरूर कर देंगे। तो अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है। देखो, शेर जो है गाइस, ये एक चार शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, आपको पता है। इसके अलावा घोड़ा भी है और हाथी भी है, ठीक है। और इसमें गाइस जो अशोक चक्र भी बना हुआ है, आपको पता है। लेकिन गैंडे का इसमें कुछ भी मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अशोक के सारनाथ स्तंभ पर जो गैंडा है, इस जानवर या फिर इस पशु का कोई भी चित्र अंकित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। बताइए कि सुदर्शन झील जो है ये कहाँ है और इसका निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन है। सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो, सुदर्शन झील का निर्माण जो है ये पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था। पुष्यगुप्त वैश्य, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुदर्शन झील जो है गाइस ये गिरनार पहाड़ियों में है, ठीक है। गिरनार पहाड़ी में स्थित है सुदर्शन झील, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है कि 1928 में बारदौली सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे। बताइए, 1928 में बारदौली सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे। देखो, जो गाइस ये बारदौली सत्याग्रह हुआ था ये कहाँ हुआ था ये भी आप याद रखिएगा। तो ये हुआ था गुजरात में, ठीक है। और गाइस ये कब हुआ था ये भी आप याद रखिएगा, 1928 में। और इसके मुख्य नेता कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, बिल्कुल सही है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके मुख्य नेता थे, इसके अगुवा थे, तो राइट आंसर क्या होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सीडीएस एग्जाम 2021 में आया हुआ है, तो याद रखिएगा। तो पहले तो इसका आंसर बता दीजिए, उसके बाद हम इसके गाइस जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। देखो, भाखड़ा नागल परियोजना जो ये किस नदी पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतलज नदी पर। और देखो, मैं आपको बता दूं कि जो गाइस ये भाखड़ा नागल परियोजना है, ये गाइस सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, याद रखिएगा, ठीक है। और गाइस आप ये भी याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में, ठीक है, कौन सा जिला है, बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बना, किस नदी पर, सतलज नदी पर बना भाखड़ा नागल जो बांध है ये देश का सबसे लंबा बांध है।
अब कहने का मतलब क्या है कि भाखड़ा नागल बांध जो है ये देश का सबसे लंबा बांध है। ये किस नदी पर बना है? ये सतलज नदी पर बना है। ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो बिलासपुर जिले में है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि झूम की खेती को और किस नाम से जाना जाता है? देखो, झूम खेती का मतलब ये हुआ कि जहां पर पेड़ है, वनस्पतियां हैं, उसे काट करके फिर उस स्थान को जला दिया जाता है। उसके बाद उस स्थान को काफी समय के लिए छोड़ दिया जाता है और जब वह भूमि जो है वह उपजाऊ हो जाती है तो उसे ही कहा जाता है झूम खेती। और झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? तो चेना के नाम से भी जाना जाता है, लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है, मिल्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? उपर्युक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर उपर्युक्त है, उपयुक्त नहीं उपर्युक्त। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया? बताइए, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। देखो, यहां पर गाइस मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है ये दो लोगों के द्वारा दिया गया था, लेकिन एक है जेरेमी बेंथम। ठीक है, कौन है? जेरेमी बेंथम। और एक है कौन? जेरेमी बेंथम तो ऑप्शन में है नहीं। अगर ऑप्शन में जेरेमी बेंथम दिया जाएगा तो आप उसे भी टिक कीजिएगा, उसे भी आप राइट करिएगा। लेकिन अगर प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत में जेरेमी बेंथम नहीं दिया जाता है तो गाइस जेरेमी बेंथम के अलावा जॉन ऑस्टिन भी थे। मुख्य योगदान जॉन ऑस्टिन का ही था प्रत्यक्षवाद में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। अगला है कि बाराबती किला किस राज्य में स्थित है? देखो, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाराबती किला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन दे रहे हैं कि ओडिशा में, बिल्कुल सही आंसर होगा, ओडिशा में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं आप सभी प्यारे भाइयों बहनों से एक बार दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं, अगर उनको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, उनको लगता है कि मैं उनके लिए जी जान लगा करके मेहनत कर रहा हूं, उनके सपने को पूरा करने के लिए, उनके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए, उनके वर्दी पहनाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो अगर उनको अच्छा लगता है तो एक बार क्लास को सभी प्यारे भाई बहन दिल से लाइक जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, देखो, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे रहे हैं, बलदेव सिंह। बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बलदेव सिंह जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। और ये कब से कब तक थे? तो ये भी आप याद रखिएगा, 1946 से 1952 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, 1946 से 1952 तक। अगला है कि वर्ष 1773 से 1775 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब इसका आंसर आप बताइए। यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2020 में आया हुआ है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखो, वर्ष 1773 से 1775 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वॉरेन हेस्टिंग्स आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला है कि रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग कब पेश हुआ? रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग कब पेश हुआ? क्वेश्चन नंबर 10। देखो, रेल बजट और केंद्रीय बजट जो है ये वर्ष 2016 में अलग अलग पारित हुआ था। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर अफ्रीका में कहाँ स्थित है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्र, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। बताइए, महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर अफ्रीका में कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11। अफ्रीका के नाइजर में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? उत्तर प्रदेश बीईओ एग्जाम 2020 में आया हुआ है, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्र, याद रखिएगा। देखो, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, आपसे ये पूछा गया है ना। याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड कब हुआ आप ये भी याद रखिएगा। तो ये भी आप याद रखिए, 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और गाइस इसी कांड के कारण महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन जो 12 में दिया गया है ना, वही गाइज यहाँ पर 13 में भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका जो गाइज लैंग्वेज है वो अलग कर दिया गया है। ठीक है, लिखने का ढंग अलग कर दिया गया है। अब आप इसका आंसर दीजिए, देखते हैं इसको गलत कौन करता है। मैं सही नहीं देखूंगा, गलत कौन करता है ये देखता हूँ। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। तो देखो, महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है ये 1922 में वापस लिया गया था चौरी चौरा के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी दे रहे हैं 1916, बिल्कुल सही आंसर होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 को हुई थी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। देखो, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश दिया गया है ना, मैं आपको बता दूं कि 10 फरवरी को आपका बिल्कुल खास वीडियो आने वाला है जो कि पूरा पूरा उत्तर प्रदेश से ही संबंधित होगा। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो भी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अच्छे से आपका एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि 10 फरवरी आपका खास होगा, उसमें यूपी जी के खल्लास होगा। देखो, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद जो है ये पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो मित्र, यहाँ पर हमारी जीके की क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। और याद रखिएगा, यूपी जीके खल्लास एक ही वीडियो में होगा। ये गाइस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ये 10 फरवरी को आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 10 फरवरी होगा खास, अब यूपी जीके खल्लास। और कुछ हमारे प्यारे भाई बहन का तो 10 फरवरी को बर्थडे भी है, तो गाइस उस दिन हमारा बिल्कुल बेहतरीन खास होने वाला है। और 10 फरवरी से आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है, जो कि आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर। याद रखिएगा, ये जो क्लास होगी आपकी ये लाइव शाम 7:30 बजे होगी। जिस समय आप इस क्लास को देख रहे हैं, देखो मैं आपको बता दूं कि जो ये यूपी जीके है ना, ये गाइस मैं केवल 10 फरवरी को ही लेकर आऊंगा, लेकिन उसके बाद यूपी जीके कहीं आप देखेंगे नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको बता दें, उसके बाद आपकी जो डेली क्लास चलती है वही फिर चलती रहेगी। ठीक है, तो शाम 7:30 बजे ये आपकी 10 फरवरी की क्लास होगी, जिसमें यूपी जीके आपका पूरी तरीके से खल्लास हो जाएगा। तो सभी प्यारे भाई बहन जरूर आएंगे और अपने मित्र को भी ले आएंगे। आइए बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रतिरोध की एसआई या अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। देखो यहाँ पर एसआई लिखा है, ठीक है, और या फिर अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओम। ओम जो होता है गाइस ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अनुनाद श्रृंखला तंत्र के नियम के अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। अनुनाद श्रृंखला तंत्र के नियम के अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण है, राइट आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे रहे हैं यहाँ पर सोनोमीटर। सोनोमीटर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो भी ऑप्शन बी दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। गलती नहीं करना, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। देखो गाइस, बहुत ही मेहनत लगती है क्लास को लाने में। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिला करे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, राइट आंसर हो जाएगा, निकट की बात की गई है ना, अवतल लेंस बिल्कुल सही होगा। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस करेक्ट आपका यहाँ पर होगा, निकट की बात की गई तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुरंग निर्माण में कौन सा रेल इंजन प्रयोग किया जाता है। सुरंग निर्माण में कौन सा रेल इंजन प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, सुरंग निर्माण में कहा गया ना, स्टोरेज बैटरी रेल इंजन प्रयोग किया जाएगा, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टोरेज बैटरी रेल इंजन खास होता है ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। अगला कि तापमान को किससे मापा जाता है, तापमान को किससे मापा जाता है। देखो,
जो थर्मामीटर है ना, इससे तापमान को मापा जाता है। और थर्मामीटर के जो आविष्कारक हैं कौन है कहा जाएगा, तो गाइस ये गैलीलियो हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो गैलीलियो के द्वारा थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था ये उतना सक्षम नहीं हुआ। ये गाइस केवल और केवल अंदर के तापमान को ही बता सकता था, यानी कि ये पूर्ण रूप से सक्षम नहीं था, याद रखिएगा। लेकिन अगर कहा जाएगा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ही आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और तापमान को किससे मापा जाता है, तो थर्मामीटर के द्वारा ही मापा जाता है, ठीक है। ये जो बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर जो है गाइस ये वायु दाब मापी यंत्र होता है, याद रखिएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो सापेक्ष आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है हाइग्रोमीटर। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हाइग्रोमीटर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन कि परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी। इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि परावैंगनिक किरणों की खोज किसने के अलावा कब की गई थी, ठीक है, कब की गई थी और किसने की थी। देखो परावैंगनिक किरणों की खोज 1801 में जोहान विल्हेम रिटर के द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किसने किया। आप सभी प्यारे भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो इस क्लास को अपने मित्रों तक साझा जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि इस क्लास के माध्यम से हम आपको वर्दी दिलवा सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आपके साथ साथ आपके प्यारे भाई बहन, आपके मित्र भी आपके साथ रहें, उनका भी लक्ष्य पूरा हो जाए, वर्दी पहनने का सपना पूरा हो जाए। तो इस क्लास को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, अपने सभी प्यारे भाइयों बहनों तक प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा मित्र। तो रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किसने किया, राइट आंसर हो जाएगा निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला आसान है, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा, निकोला टेस्ला। आपका ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज मैं कोशिश करूंगा गाइस, आज तो नहीं अब कल कल मैं कोशिश करूंगा कि गाइस जो आपकी ये आविष्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है मैं उसकी क्यूज आपकी स्टार्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर। आप वहां पर अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं आविष्कार से संबंधित, ठीक है। क्यूज आपकी हो जाएगी कल। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी किससे मापा जाता है। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी किससे मापा जाता है। देखो अगर इसे कोणीय दूरी की बात की जाएगी, अगर इंग्लिश में कहा जाएगा तो याद रखिएगा सेक्सटेंट, ठीक है। इंग्लिश में सेक्सटेंट होता है, लेकिन हिंदी में षष्ठक कहते हैं, षष्ठक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हवा की गति किससे मापी जाती है। ध्यान दीजिएगा प्यारे भाई, हवा की गति कहा गया है, ठीक है। अगर गाइस आपको ऑप्शन में हवा की गति में पवन वेग मापी दे दिया जाएगा तो आप पवन वेग मापी मारेंगे, यानी कि पवन वेग मापी को आप लॉक करेंगे। लेकिन अगर पवन वेग मापी नहीं दिया जाता है तो आप एनीमोमीटर टिक करेंगे। तो देखो हवा की गति की बात की गई है तो एनीमोमीटर हवा की गति मापी जाती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा कि हवा की जो या फिर जो वायु का दाब मापी यंत्र है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा बैरोमीटर, यानी कि वायु दाब मापी यंत्र कौन सा है, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन की ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। उच्चता की बात की गई है, याद रखिएगा हमारे सभी प्यारे भाई बहन। यहाँ पर वेवलेंथ लिखा गया है, ठीक है। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सही है। ध्वनि की उच्चता जो है ये आयाम पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो मेरे प्यारे भाई बहन, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ध्वनि तरंग जो है ये परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी दे रहे हैं परावर्तन के कारण, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि की गति सबसे तेज में किसमें होती है, मैंने आपसे बताया, मैंने लगभग हर एक क्लास में ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन लिए। इसका जो मेन गाइस कारण है वो यह है कि ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन आपके आने वाले हैं।
और बच्चे कह रहे हैं कि फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बता दीजिए, तो मैंने सिलेबस से संबंधित वीडियो बना दी है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा बता दें कि मैं फिजिक्स के लिए अलग से एक सिलेबस का वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? तो सबसे तेज होती है ठोस में। तो यहाँ पर ठोस जल थोड़ी है, वायु तो इसमें गैस हो जाएगा, जल इसमें द्रव हो जाएगा। कांच जो है प्यारे भाई बहन, कांच कांच एक ठोस हो जाएगा, ठीक है। इसे अतिस्थिति द्रव माना जाता है, लेकिन कांच जो है ये ठोस में भी आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना हो? त्रिगुणात्मक का मतलब ये हुआ कि वह कौन सा ऐसा बिंदु है जिसमें पानी अपनी तीनों अवस्थाओं में रहता है, यानी कि वह बर्फ भी बन जाए, वह गैस भी बन जाए, या फिर वह द्रव भी रहे। तो देखो पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। यहाँ पर गाइस जो सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, ये दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि 273.16 डिग्री केल्विन यहाँ पर भी है और 273.16 डिग्री केल्विन यहाँ पर भी है। और ये जो है केल्विन पर अगर कहा जाएगा तो इतना होता है, लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा सेल्सियस में तो याद रखिएगा प्यारे भाई बहन, 0.01 डिग्री सेल्सियस में भी ये त्रिगुणात्मक बिंदु अपना प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा आपका सेल्सियस में तो 0.01 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर केल्विन में कहा जाएगा तो 273.16 डिग्री केल्विन, ठीक है। अगला है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप की लाइनें क्यों फट जाती हैं? अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 15। देखो अगर पानी अत्यधिक शीत ऋतु की बात की, मतलब ठंडी का मौसम रहेगा, और अगर पानी जम जाएगा और जब जम जाता है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो पाइप फट जाएगी, यानी पाइप में पानी जमने पर फैल जाती है पाइप, इसीलिए पाइपें फट जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन सी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, ठीक है। अगला है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर है और याद भी होगा, इजी क्वेश्चन है। देखो बिजली के बल्ब का फिलामेंट कहा गया ना, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा टंगस्टन का। और अगर हीटर के तार की बात की जाएगी तो हीटर का तार जो होता है नाइक्रोम का बना होता है, लेकिन यहाँ पर बिजली के बल्ब का फिलामेंट कहा गया तो टंगस्टन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? वैद्युत अपघट्य बिल्कुल सही आंसर होगा। यशस्वी सीपीयू सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2004 में आया हुआ है। देखो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत जो है ये विद्युत अपघट्य है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर किस लिखा है, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? इसके अलावा आप सभी प्यारे भाई बहन ये भी बताएंगे कि किस धातु की चालकता सबसे कम होती है। और देखो मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार आपके एग्जाम आने वाले हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में, इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। याद रखिएगा सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें गाइस फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कुल कितने फॉर्म पढ़ चुके हैं। हालांकि लास्ट डेट कंफर्म हो जाए, लास्ट जो है पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि कितने फॉर्म हैं। बीच में बनाने से क्या फ़ायदा, और भी फॉर्म तो फिलअप होते ही रहेंगे ना। तो किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? देखो चांदी जो है इसकी चालकता सबसे अधिक होती है, लेकिन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की जो चालकता होती है ना, ये सबसे कम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में होता है? डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में होता है? बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो डेसिबल जो है ये ध्वनि मापने के लिए काम आता है, ध्वनि मापने की इकाई है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मनुष्य कितने डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है? देखो मैं फास्ट अब गाइस करूंगा, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, और गाइस मैंने इसमें लगभग 50 क्वेश्चन भी लिए हुए हैं, तो इसीलिए आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। मनुष्य कितने डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। अगर गाइज आपको ऑप्शन में 60 डेसिबल दिया जाएगा तो आप उसे ही टिक मारिएगा, 80 नहीं करेंगे। लेकिन अगर 60 नहीं दिया जाता है तो आप 80 डेसिबल करेंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ की जगहों में 80 डेसिबल तक आवाजें हो जाती हैं। लेकिन अगर कहा जाएगा कि सामान्य रूप से कितना सुन सकता है, तो सामान्य रूप से केवल और केवल 60 डेसिबल ही सुन सकता है। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी 80 डेसिबल तक, ठीक है, क्योंकि 60 डेसिबल ऑप्शन में कहीं भी दिया नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पर गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? आरआरबी बिलासपुर रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2013 में आया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन न्यूटन दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन बिल्कुल सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है?
देखो पहाड़ों पर वायु दाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर जल जो है ये कम तापमान पर ही उबलने लगता है, यानी कि क्वथनांक कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्यों लोहे का टुकड़ा पारा में तैरता है और पानी में डूब जाता है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसके लिए मैं आपको समय भी दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन बड़ी बड़ी है। क्यों लोहे का टुकड़ा पारा में तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो यहाँ पर पारा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। पारा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए पारा जो है इसीलिए पारा में उत्प्लावन पानी के उत्प्लावन से अधिक होता है। कहने का मतलब है कि पारा का जो घनत्व होता है ये पानी के घनत्व से अधिक होता है, और इसीलिए पारा में जो उत्प्लावन होता है ना, ये पानी के उत्प्लावन से अधिक होता है। इसीलिए जो लोहे का टुकड़ा है ये पारा में तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है, क्योंकि पारा का उत्प्लावन पानी के उत्प्लावन से अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नॉटिकल मील का उपयोग किसमें किया जाता है? नॉटिकल मील का उपयोग किसमें किया जाता है? देखो नॉटिकल मील जो है ये समुद्री मील लंबाई की इकाई है, यानी कि समुद्र की जो लंबाई मापने की इकाई है वो नॉटिकल मील ही है। ठीक है, नॉटिकल मील ही है। और नॉटिकल मील का जो प्रयोग किया जाता है ये नौ संचालन के द्वारा किया जाता है। और याद रखिएगा, एक नॉटिकल मील बराबर एक अक्षांश की रेखा। एक जो जो गाइस नॉटिकल मील होती है ये एक अक्षांश रेखा के 1 मिनट के बराबर होती है, एक नॉटिकल मील। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन है नौ संचालन के द्वारा। अगला कि विद्युत चुंबकीय इंजेक्शन की घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय इंजेक्शन की घटना को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किसी कॉयल में विद्युत धारा का पैदा करना और चुंबक और कॉयल को आगे पीछे विस्थापित करना। देखो किसी भी अगर प्रेरक में विद्युत धारा पैदा किया जाएगा और चुंबक और प्रेरक को आगे पीछे विस्थापित किया जाएगा तो उसे गाइस घटना को विद्युत चुंबकीय इंजेक्शन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिजली की करंट, करंट का मतलब हुआ यहाँ पर धारा। ठीक है, यहाँ पर बिजली है, बिजली के करंट के माप की इकाई क्या है? और आपको बता दें गाइस यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक है, जो राइट आंसर है इसका टाइपिंग मिस्टेक है, तो गाइस इसके सुधार लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी गलती हो जाती है, बहुत तेजी से टाइपिंग करना पड़ता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? एम्पियर। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा। एम्पियर जो है गाइस ये बिजली के या फिर विद्युत की धारा की माप की इकाई है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। अगला कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? यहाँ पर मुक्त है, गलती हुई है आज काफी ज्यादा, बहुत तेजी से मैंने आज लगभग 50 क्वेश्चन लिए हुए थे तो इसीलिए हो गई है। ठीक है, देखो मुक्त रूप से निलंबित सुई जो है, चुंबकीय सुई जो है, ये किस दिशा में होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, उत्तर दक्षिण दिशा में। याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। आपके लिए मैं इतनी मेहनत से क्लास लेकर आता हूँ, बोलते बोलते गला सूख जाता है, फिर भी आप ऐसे प्यारे मित्र हैं हो। एक बार सभी प्यारे भाई बहन से रिक्वेस्ट कि कम से कम क्लास को लाइक तो कर ही दीजिए। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ का उपयोग हमारी खुद की सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। ठीक है, खर्च को कम करने के लिए नहीं हो जाएगा, ना ही क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, ये भी गलत होगा। फ्यूज के रूप में ये गलत है, लेकिन सुरक्षा के रूप में ये बिल्कुल सही होगा, सुरक्षा के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। अगला कि विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? जो पिटवा लोहा होता है या जो मृद लोहा होता है, इसी का इस्तेमाल किया जाएगा विद्युत चुंबक में। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मृद लोहा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि टेस्ला चुंबकीय की इकाई है। टेस्ला किस चुंबकीय की इकाई? चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय संवेग या फिर चुंबकीय क्षेत्र। टेस्ला मतलब ये हुआ कि टेस्ला जो है किसकी इकाई है, बस आप इसका आंसर दे दीजिए। यहाँ पर ये इकाई गाइस टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत टाइपिंग मिस्टेक हुई है, क्या करें, बड़ी तेजी से करना पड़ता है ना। तो टेस्ला चुंबकीय की इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है टेस्ला होती है भाई। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
3000 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन जो है ये 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलनांक होगा, यानी कि गलने लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? हिमांक का मतलब ये हुआ कि ताजा पानी किस डिग्री, कितने डिग्री सेल्सियस पर जमने लगेगा या फिर बर्फ बनने लगेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनने लगेगा। ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, 0 डिग्री सेल्सियस। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी। ये गाइस आपके लिए लिखा गया है कि अगर आप दिन रात एक करके, अगर आप अपना सर नीचा करके पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए एक दिन पूरे जिले में गाइस आपका ही सर ऊंचा होगा, आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा, आपका सपना पूरा होगा, आपके वर्दी पहनने का सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि हम आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी इस मेहनत को साकार कीजिए। कृपया हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर एग्जाम गुरुजी बाय यरमी सर सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है, याद रखिएगा 10 फरवरी खास होगा, यूपीजी की खल्लास होगा, क्योंकि काफी ज्यादा बेहतरीन आपकी उसमें होने वाली है क्लास। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।